अब इन सभी गाइडलाइंस और इन्फॉर्मेशन के साथ अब स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, और जिसमें कि जैसा तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। और ये रहा हमारा डिस्प्ले, एक मिनट सॉरी। हाँ, देखो क्वेश्चन में क्या क्या है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज एंड करण हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। तो जैसा याद होगा सभी लोगों को, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ करके पता लगाते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में पार्टनर्स कौन कौन हैं, वो नाम हमारे सामने है राज और करण, और साथ साथ पता लगाते हैं कि उनका रेशियो क्या है, वो हमने देख लिया। अब इतने के बाद हम क्वेश्चन में सिर्फ ये देखते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज ऐसा है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल के अंडर कैटेगराइज करते हैं। तो सामने तुम लोग के बैलेंस शीट बना हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखें और बताएं कि इनमें से क्या क्या ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल के लिस्ट में आता है। चलो ध्यान से देखो और बताओ। Sir, workman compensation reserve, profit and loss account, and old goodwill. तीन नाम मैंने सुना, तीनों पर टिक लगाया। और कोई नाम किसी के दिमाग में है तो बोल सकते हैं, मैं टिक लगा दूं, फिर तय करते हैं गलत क्या है सही क्या है। Sir, investment fluctuation fund भी. Yes, sir. मैं फिर कह रहा हूं, जितने जो नाम तुम लोग बोलोगे मैं टिक लगा दूंगा, बाद में बताऊंगा कि उसमें से गलत क्या है सही क्या है। इसलिए अपने ओपिनियंस को रखो। और ऑनलाइन मोड पे मैं किसी को पनिश नहीं कर सकता हूँ आकर के कि चलो मैं फोन स्क्रीन में से घुस गया, तुम्हारे पास पहुंचा और एक थप्पड़ लगा के वापस आ गया। इसे डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। सीखना चाहते हो तो भाई अपने ब्रेन को यूज करो, कॉन्सेप्ट अपना रखो सामने, सो दैट कि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ ना और टॉपिक्स को। तो और है कोई टॉपिक, सॉरी कोई नाम जो किसी को लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में है इस क्वेश्चन में या इस बैलेंस शीट में? No, sir. No, sir. चलो वेरीफाई करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला नाम आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है लेकिन आफ्टर सम टर्म्स एंड कंडीशन। तो इससे पहले कि इसको हम इस क्वेश्चन का एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम मान लें, सबसे पहले हम टर्म्स एंड कंडीशन चेक करेंगे इसका, और तब तय करेंगे कि ये है कि नहीं। हाउ एवर बेसिकली इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल कैटेगरी में रखा जाता है, तो इसलिए हम अभी के लिए टिक लगा सकते हैं। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल है बट डिपेंडिंग अपॉन अगेन सिचुएशन, यानी इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन की बात आती है, तो उसको हम बाद में पढ़कर समझेंगे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल बनेगा कि नहीं। बट अब 100% जिसको हम कहते हैं ना, नाम देखते ही समझ में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल है, ऐसा कुछ है कि नहीं? तो बिल्कुल है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है ये 36,000 का, और एसेट्स में जो गुडविल लिखा हुआ यानी कि परचेज्ड गुडविल जो कि है 20,000। तो बिल्कुल चार नाम जो तुम लोगों ने बताए बिल्कुल सही बताए हैं, और उनमें से दो कंफर्म है जिसमें से मैंने टिक लगा दिया है गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस को, और दो में डाउट्स है, बाय मीन्स कुछ कंडीशंस है जो फॉलो किए बिना हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अभी के लिए चार मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है चार की जगह दो ही रहें या चारों हो जाए, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डिटेल्स या नेक्स्ट बातें जो हमें जाननी जरूरी है क्वेश्चन के लिए। तो अब बैलेंस शीट में और कुछ नहीं देखना है, सीधे इंफॉर्मेशन को पढ़ना है लाइटली। ये रहा पहला पैराग्राफ कि जिन्होंने एडमिट किया है गौतम एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, तो नए पार्टनर का नाम और शेयर मिल चुका है। एंड काफी इंपॉर्टेंट चीज, विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राज एंड करण। और सब लोगों ने चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ा है, समझ सकते हो। अक्वायर्स का मतलब होता है सेक्रीफाइस, और इक्वली रेफर्स टू 1:1, यानी एक सेक्रीफाइस रेशियो मिल चुका है डायरेक्टली क्वेश्चन में। एंड फॉलोइंग रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज टुक प्लेस, यानी ये अब एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है डिटेल्स देने के लिए। नाउ पहला पॉइंट दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड एट 60,000। सेकेंड पॉइंट डेटर्स के बारे में कुछ बताया है। थर्ड प्रीपेड एक्सपेंस। फोर्थ स्टॉक के बारे में, एज वेल एज प्लांट एंड मशीनरी भी उसी में इंक्लूड किया है इन लोगों ने। तो 5 एडजस्टमेंट हो गए अब तक। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ ये रहा, तीन और हैं, सॉरी तीन नहीं चार और पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन जो 32,000 दिया है। फिर क्रेडिटर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। फिर गुडविल ऑफ द फर्म बताया जिससे हम लोग प्रीमियम पता लगा सकते हैं। एंड लास्ट में बताया न्यू पार्टनर ने ब्रॉच किया है 3 लाख रुपीज़ का अपना कैपिटल, और नेसेसरी अमाउंट जो गुडविल का चाहिए था वो भी लेकर वो आ गया है। तो इस तरह सारे पॉइंट्स मिले हमको। और रिक्वायरमेंट में है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, एंड नेसेसरी एंट्रीज बनाइए। अब देखो हमारे टर्म 1 के पैटर्न की बात करते हैं तो सीबीसी हमसे हमें इनमें से कुछ भी बनाने को नहीं कहेगी। कारण है
OMR शीट तुम लोग को मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें तुम लोग को सर्कल करना है अपने पर्टिकुलर आंसर पर। तो हम लोग ना रिवैल्यूएशन बनाने वाले हैं, ना बैलेंस शीट, ना कैपिटल, ना एंट्रीज, कुछ नहीं बनाएंगे। लेकिन ये भी इतना ही सच है कि बिना इन चीजों को सीखे उन सबका जवाब दे नहीं पाओगे। जब तक तुम लोग ये सोचते रहोगे ना कि MCQ मतलब एकदम हलवा है, बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाने का काम है, बच्चों का खेल है, सब कुछ गलत है, कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। जब तक इनको कॉम्प्रिहेंसिव वे में सॉल्व नहीं करना सीखोगे, कंप्लीट वे में फॉर्मेट बनाकर नहीं सीखोगे, तब तक तुम लोग जवाब को नहीं दे पाओगे। कौन जाने कि किस क्वेश्चन में किस तरह का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, जो हम लोग उस न्यूमेरिकल को करने ही की बात समझ पाते हैं। इसीलिए बार बार सबसे कह रहा हूं, डिटेल में सॉल्व करना सीखो, प्रैक्टिस करो। तो ये हो गया क्वेश्चन। सब लोगों ने क्वेश्चन सुन लिया? क्या किसी को क्वेश्चन में कुछ पूछना है, डाउट है अगर तो? No, sir. No, sir. ओके, तो अब हम बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के सॉल्यूशन के तरफ और जानेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा और क्यों आएगा और कैसे आएगा। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिटेल समझते हैं। पहला आता है अबाउट मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड एट 60,000। देखो ऊपर ही तुम लोग को दिख रहा होगा, बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट था, बुक वैल्यू 70,000। हमारे बैलेंस शीट में बिफोर गौतम्स एडमिशन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कितने से? 70,000 से, और आफ्टर हिज एडमिशन इट इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। तो जो इन्वेस्टमेंट पहले 70 का था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 60,000। तो बताओ इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, गेन या लॉस? Sir, Sir, 10,000 का loss. 10,000 का लॉस सही जवाब है। और अब बताना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट का लॉस होता है, उसी लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमारे बैलेंस शीट में एक चीज मिलता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। होप सो कि स्क्रीन सब लोग को छोटा ना दिखाई दे रहा हो, ठीक से दिखाई दे रहा होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो लाइबिलिटीज में दिया है 15,000, इसका काम ही है कि इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस हो जाए, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया और समझा कि हमारे इन्वेस्टमेंट में 10,000 का लॉस हो रहा है। कैसे 10,000 का लॉस हो रहा है? तो जो इन्वेस्टमेंट पहले 70,000 का था, वो अब हो गया है 60,000। तो 10,000 पहले से कम हो रहा है इसका मार्केट प्राइस, तो ये लॉस है। आमतौर पर हम इस लॉस को रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा देते हैं, लेकिन यहीं पर हम लोगों को अलर्ट होना होगा, यहीं पर हमें समझना होगा कि जो लॉस हुआ उसको ऐसे ही नहीं दिखा देना है। अगर क्वेश्चन में ये फंड्स ना होता तो इसको बिल्कुल दिखा देते रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लेकिन अगर ये है तो समझो क्या करना है। इस लॉस में से पहले पता लगाओ कितने का लॉस ऐसा है जो इसकी मदद से एडजस्ट होगा, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बोलो, इस 10 में से कितना लॉस ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की मदद से एडजस्ट हो जाएगा? Sir, पूरा 10,000 का हो जाएगा. Yes, sir. पूरा हो जाएगा. पूरा 10,000 बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस के लिए बनाया गया फंड्स है वो है 15,000 का, और जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ 10,000 का हो रहा है, यानी पूरा का पूरा लॉस उसी से एडजस्ट हो जाएगा। तो जब लॉस ही खत्म हो जाएगा यानी एडजस्ट हो जाएगा, तो लॉस बचा ही नहीं कि जो रिवैल्यूएशन में दिखा सके हम। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट का कोई भी अमाउंट हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आने वाला। और ये रहा तुम लोग के सामने सॉल्यूशन, देख सकते हो इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्या कहीं भी इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है? No, sir. No, sir. और क्यों नहीं दिखाई दे रहा मालूम ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लॉस जरूर हुआ लेकिन वो उसके फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट हो गया है, इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है, इसको एग्जांपल को भी ध्यान सुनना। IFF हमारे क्वेश्चन में फिलहाल है कितने का? तो वो है हमारे क्वेश्चन में 15,000 का। ये हमारे इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो लॉस हुआ था वो जो 10,000 का था, वो लॉस 10 नहीं, मान लेते हैं वो लॉस 18,000 का होता। ठीक है ना, इतना वैल्यू कम हो जाता कि लॉस की वैल्यू 18,000 बन जाए। तो ऐसे केस में हम ये कहते कि लॉस है 18,000, उस लॉस में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की मदद से कितना एडजस्ट हो पाएगा? सिर्फ 15,000, क्योंकि फंड्स तो 15,000 के हैं। तो इसका मतलब 18 में से 15,000 का लॉस तो एडजस्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, और रह जाएगा सिर्फ 3,000 का लॉस। वो 3,000 का लॉस ऐसा होगा जो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वही आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। यानी उस केस में यहां हम लोग को दिखाई देता कि इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं कितने से? 3,000 से। ये पॉइंट सबको समझ में आया? ये इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन मैंने एक एडिशनल पॉइंट समझाया। Yes, Yes, sir. sir.
अभी जो मैंने बातें बताई हैं सारी की सारी, इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर लिख करके भी दिया है। देखो अच्छा खासा हाफ पेज का लगभग डिटेल्स लिखे हुए हैं, तो ध्यान से अब उस बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि वो चीज़ें जो मैंने कही हैं तुम लोग के रिकॉर्ड्स में भी रहें, तुम लोग अपने कॉपीज़ में भी लिख सको और हमेशा के लिए दिमाग में स्टोर कर सको। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट दिया गया था क्वेश्चन में 60,000 का, मतलब जो नीचे बैलेंस शीट के नीचे इन्फॉर्मेशन थे। सो देयर इज अ लॉस इन इट्स बुक वैल्यू, और लॉस कितना हुआ, जो पहले 70,000 का था अब वो हो गया 60,000, यानी कि 10,000 का लॉस हो गया। यहाँ तक ये सारी बातें जो मैंने लिखी है सब हमने डिस्कस अभी किया है, लेकिन जो मैंने लिखा है पढ़कर समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझो। तो इस तरह से लॉस हो गया 10,000 का। तो अब रूल क्या है, ये रूल है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये तुम लोग को एग्जाम में लिखना नहीं है, बस समझना है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो जो लॉस हुआ है 10,000, सबसे पहले इस लॉस को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स की मदद से एडजस्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा तभी करना है, और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तब तो डायरेक्ट लॉस को रिवैल्यूएशन में दिखा ही देंगे। ये रूल तब के लिए है जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मौजूद है। तो यही कहा गया कि सबसे पहले लॉस को एडजस्ट कर दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की मदद से, एंड इन केस द लॉस एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि लॉस मान लो 18,000 है और फंड्स है 15,000 का, तो 3,000 का एक्सीड कर रहा है लॉस, तो वो जो एक्स्ट्रा लॉस होगा वो लॉस आ जाएगा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी ये जितनी भी बात मैंने लिखी है सब रूल बताए हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात नहीं लिखी, तो रूल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात है वो ये रहा, लॉस 10,000, और ये रहा कुछ और बात जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो लिखा है हेयर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स कितने का, तो वो है 15,000 का। तो लॉस बहुत इजीली इस फंड से राइट ऑफ हो जाएगा। तो लिखा है मैंने कि द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस जो कि था कितना 10,000 विल बी एडजस्टेड एंड बैलेंस ऑफ 5,000, किसका बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स का 5,000 जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। यानी जो हमने शुरुआत में कहा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो फाइनली हमने टर्म्स एंड कंडीशन को वेरीफाई किया और समझ में आया कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स 15,000 का था, उस 15,000 में से 10,000 का तो लॉस को एडजस्ट करने में खर्च हो गया, तो बच रहा है हमारे पास कितना, सिर्फ और सिर्फ 5,000। तो यही 5,000 का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स होगा उसी को हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस में। यानी ये बढ़ जाएगा और ये 10,000 का लॉस में एडजस्ट हो जाएगा और ले देकर बैलेंस शीट में से ये पूरा का पूरा फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास से खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया है? यस सर। और अभी भी तुम लोगों से एक बात कह रहा हूं, आज मैंने ग्रुप में तुम लोगों को बैड डेट से रिलेटेड दो, आज नहीं सॉरी कल ही भेजे थे कि आज याद नहीं आ रहा मुझको, दो मैंने तुम लोगों को वीडियोस भेजे थे, उसमें बैड डेट्स के जितने रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो सब एक्सप्लेन्ड हैं। और ऐसे ही तुम लोगों को बहुत पहले मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स के भी वीडियोस बता चुका हूं। तो अगर जब भी तुम लोग को डाउट हो, तो ये तो मैं बार बार कह चुका हूं ना कि ऑन कॉल तो मैं प्रेजेंट हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने हद तक डाउट को एक्सप्लेन करना चाहते हो वो हर समय वैसे ही पॉसिबल हो पाए। तो उस वीडियो को देखा करो जा करके, हर समय तुम लोग देख सकते हो, आधे घंटे 15 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल से, देखोगे और अपने डाउट खत्म कर सकते हो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहीं से भी। तो इसीलिए उनका यूज किया करो, बार बार मैं इस बात को कहता हूं। खैर, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के इन्वेस्टमेंट का पॉइंट यानी पहला पॉइंट हमने खत्म किया, और समरी में फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग लॉस बना था इन्वेस्टमेंट में, और लॉस जो कि रिवैल्यूएशन डेबिट में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, क्योंकि उस लॉस को लिखने से पहले उस लॉस को एडजस्ट करना होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, जो बड़े इजीली एडजस्ट हो गया और लॉस में कुछ बचा ही नहीं कि इसको हम दिखाएं। इस तरह से पहला पॉइंट खत्म हो गया है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से सेकेंड पॉइंट को भी समझना है। नया पॉइंट लिया है मैंने, डेटर्स वर ऑल गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं, गुड हैं। अब ये गुड का क्या मतलब है वो अभी समझ जाओगे कि हेंस प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। जो तुम लोग बैलेंस शीट में डेटर्स देख रहे हो वो डेटर्स तुम लोग के सारे अच्छे हैं। अच्छे मतलब बाय नेचर नहीं, अच्छे का मतलब ये कि उनसे हमें डर नहीं है कि हमारा कोई पैसा डूबने वाला है, उनसे हमें सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाएगा, ये बात हम कंफर्म जानते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये प्रोविजन बना है उसकी हमें जरूरत नहीं है। ये है कंक्लूजन इस पॉइंट नंबर सेकंड का। अब इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने फिर एक बार एज अ नोट्स लिख कर दिए हैं, उम्मीद करता हूं मैंने दिया हुआ है। तो पहले एक बार उसी को पढ़ते हैं कि देखो वहां पर क्या चीज अवेलेबल है।
एक मिनट। सो मैं बात कर रहा था नोट्स की। देखो प्रोविजन के बारे में, ये रहा नोट्स तुम लोग के स्क्रीन पर। देखो क्या लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बेसिक मतलब ही समझो, तभी तुम लोग को समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है। इस क्वेश्चन में जो होने वाला है वो क्यों होने वाला है। कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रिएट ही इसलिए करते हैं कि ऑन द अजम्पशन दैट आउट ऑफ फ्यू मे बी कन्वर्टेड एज बैड डेट्स। हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स है, हो सकता है उनमें से कुछ बैड डेट्स हो जाए फ्यूचर में, इसलिए हम प्रोविजन को क्रिएट करते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि सारे डेटर्स गुड हैं, मतलब कोई बैड नहीं है, तो हमें प्रोविजन की क्या जरूरत है। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मैं कहूं कि रावण का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो, तो भाई रावण जब होगा तब ना ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी। अगर रावण ही नहीं है हमारे सामने, या उसकी जरूरत ही नहीं है, या रावण अगर है और वो उतना शैतान या शैतान है ही नहीं, तो क्या हमें ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी। नो सर। नो सर। तो मैंने यहाँ रावण और ब्रह्मास्त्र जो बात कही ना, वो किस सेंस में कहा वो समझना। रावण का मतलब मेरा था बैड डेट से, ब्रह्मास्त्र का मतलब था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। तो अगर हमारे पास बैड डेट्स है तो प्रोविजन का इस्तेमाल उसी के लिए होता है, अगर बैड डेट्स नहीं तो प्रोविजन की भी जरूरत नहीं है। तो वही बात क्वेश्चन में साफ साफ लिखी गई थी कि क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डेटर्स जितने हैं वो सब गुड हैं, कोई बैड नहीं है, इसलिए जो प्रोविजन हमारे बैलेंस शीट में बनाकर दिया गया है उसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इस प्रोविजन की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम इस प्रोविजन को हटाएंगे। भाई सीधी सी बात है, हमें जिसकी जरूरत ना हो हमें क्या करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। तो प्रोविजन क्या होता है, एसेट्स की लायबिलिटी, जल्दी बताएं। प्रोविजन क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटीज हैं। सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। ओके, तो लायबिलिटीज हैं, और किसी लायबिलिटीज की हमें जरूरत ना हो तो इसका मतलब हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं, और एट ऑल द टाइम डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, सॉरी लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देख सकते हो क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया 2000 रुपीज से। ये था एक यूनिक एडजस्टमेंट, है तो बहुत सिंपल लेकिन यूनिक है। मैंने बार बार कहा यूनिक है, टफ नहीं है ये। तो पॉइंट नंबर सेकंड भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, जिसमें से पॉइंट फर्स्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आया है, पॉइंट सेकंड रिवैल्यूएशन में बिल्कुल आ गया है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अब। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वैल्यूलेस। जब कोई चीज वैल्यूलेस हो जाए तो इसका मतलब वो बेकार हो गया, हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे हमारे इस बैलेंस शीट में देख रहे हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000, ये अब ये वैल्यूलेस, यानी इसकी नई वैल्यू कितनी हो गई 10,000 के बाद। वैल्यूलेस का मतलब उसकी वैल्यू जीरो। किसी चीज को जब हम वैल्यूलेस कहते हैं इसका मतलब ही है कि उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो कोई चीज जो 10,000 का था वो जीरो में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या कहोगे, इंक्रीज की डिक्रीज। 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 किसी ने इंक्रीज भी कहा है, पता नहीं क्यों कहा, बट मैं क्लियर फिर से कर दे रहा हूं कि 10,000 की कोई चीज जो पहले थी अब उसकी वैल्यू लेस हो गई, मतलब जीरो हो गई है, तो इसलिए उसकी वैल्यू तो घट गई ना पूरे 10,000 रुपए से। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक एसेट्स, एसेट्स घटेगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है एज पर द रूल, और पूरा का पूरा 10,000 वैल्यू लेस हुआ इसलिए 10,000 पूरा यहां पर लिखा जाएगा। ये था हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। क्या किसी को प्रॉब्लम है थर्ड पॉइंट तक? नो सर। हाँ बोलो। नो सर। नहीं है ना दिक्कत किसी को? तो मैं फोर्थ पॉइंट में अब बढ़ रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, इस पूरे क्वेश्चन का सबसे अहम हिस्सा है पॉइंट नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या कहें तो सबसे टफ पार्ट, कि जो दिख रहा है वैसा होगा नहीं। देखो लिखा है कि स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक में पाया गया कि वो ओवर वैल्यूड हुआ 10% से, और देखो स्टॉक है कितने का, तो स्टॉक है कितना 63,000 का। सभी लोगों को ओवर वैल्यूड का मतलब पता है, जिसका मतलब होता है कि जितना था उससे ज्यादा, ठीक है। यानी हमने किसी चीज को, किसी क्या स्टॉक को
गलती से ओवर कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो अब हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, और स्टॉक कम होगा तो आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो चलो हम लोग ये समझ गए कि स्टॉक इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के डेबिट में यानी यहाँ पर आएगा, और 10% का मतलब 63,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 6,300। आम तौर पर बच्चे यही करते हैं और हो जाते हैं गलत। अब ध्यान से देख लो सॉल्यूशन का हिस्सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने इसको लिखा है कि नहीं, और लिखा है तो कितने से लिखा है देख सकते हो। मैंने लिखा है मैंने शायद ओवर वैल्यूड पढ़ा कि अंडर वैल्यूड, ध्यान से मैंने देखा नहीं, हाँ अंडर वैल्यूड, यानी स्टॉक को हमने जितना था उससे कम लिख दिया है, तो अब उसको हम बढ़ाएंगे। मैं गलती से उसको ओवर वैल्यूड के सेंस में बताने लगा था, तो स्टॉक को बढ़ाएंगे यानी वो क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन हाँ, बात ये जो आ रही थी 10% वाली बात, वो कितना गलत या सही है। हम 10% अगर इस 63 का निकाल रहे हैं तो हम गलत हैं, और देख सकते हो इसका एविडेंस, ये रहा सॉल्यूशन, कि स्टॉक में मैंने 10% तो निकाला है, बट कितने का निकाला है, 63 तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो 70,000 है, और हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की स्टॉक की वैल्यू 70,000 है ही नहीं। ये 70 आखिरकार आ कहाँ से गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या ये 70,000 गलती से आ गया है, और अगर सही है तो आखिरकार कहाँ से आ गया 70,000, जिसका 10% निकाल कर हम यहाँ पर 7,000 लिख रहे हैं। वरना हमको तो लग रहा था कि 63,000 का 10% हो गया 6,300 रुपये, तो ये 7,000 कैसे आ रहा है। अब यही हमें समझना है, जिसके लिए अगेन मैं कहूँगा सब लोगों को कि नोट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये रहा 3rd नंबर नोट, जो काफ़ी बड़ा नोट तुम लोग के सामने है, दिखाई दे रहा होगा। देखो लिखा है सिंस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। मैं फिर बता रहा हूं, अंडर वैल्यूड का मतलब कोई चीज अगर 5 रुपए का है, मान लो थोड़ी देर के लिए, और गलती से उसको हमने 3 रुपए के बराबर मान लिया। 5 रुपए की चीज थी, लेकिन हमको लगा कि उसकी वैल्यू सिर्फ 3 ही रुपए है, तो उसको हमने क्या कर लिया, अंडर वैल्यूड कर लिया। कितने से, 2 रुपए से। यही कॉन्सेप्ट है अंडर वैल्यूड का, और अगर ज्यादा मान लिया तो ओवर वैल्यूड का। तो अब यही बोल रहे हैं कि स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया, सो द गिवन वैल्यू या बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो कि 63,000 है, बैलेंस शीट में सबने देखा 63,000 रुपए दिया है, विल बी इक्वल टू 90%। अब ये 90% कहां से आ गया भला। देखो कोई भी चीज, जैसे ये स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, ये जितना भी था असली में कितना था नहीं पता, बट गलती से हमने उसकी असली वैल्यू में से 10% रिड्यूस कर दिया, गलती से अंडर वैल्यू कर दिया, और इस हिसाब से जो स्टॉक हमने लिखा होगा वो कितने के बराबर लिखा होगा, यही हमारा सवाल है। तो वही जवाब है कि वो होगा इक्वल टू 90%, मतलब टोटल यानी कि 100%, उसमें से 10% अंडर वैल्यूड किया तो कितना आ जाएगा, 90%। यानी जो स्टॉक हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली वो अपनी असली वैल्यू का सिर्फ 90% है। क्या ये 90% का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ सबसे, जवाब कोई एक या कोई दो देते हैं, और यही चीज़ मुझको हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, या मेरे हमेशा अनसेटिस्फाइड रहने का रीज़न रहता है ड्यूरिंग द क्लास। डोंट नो वाई, सब लोग को बोलने में पता नहीं दिक्कत क्या होती है, जबकि बोलना होता है सिर्फ यस या सिर्फ नो। और ऐसा भी नहीं कि नो बोलोगे तो मैं उसके आगे एक्सप्लेनेशन दोबारा नहीं दूंगा, बट पता नहीं क्या होता है तुम लोगों को। तो बार बार कह रहा हूं कि अंडर वैल्यूड का मतलब किसी चीज को जितना था उससे कम हमने एज्यूम कर लिया, तो यानी जो 63,000 का अमाउंट दिया था वो असली अमाउंट नहीं था, वो एक्चुअली था 10% कम, यानी कि 90%। तो सबसे पहले हम एक्चुअल अमाउंट स्टॉक का निकालेंगे कुछ इसी तरीके से, जितने का स्टॉक हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है वो लिखेंगे, और क्योंकि ये 90% के बराबर है ये वाला 63,000, तो 90% का रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी 70,000। अब चाहो तो क्रॉस चेक करो, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं उसको सच मान लो, क्रॉस चेक करो और समझ लेंगे, साबित करते हैं क्यों ये सही है। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई भी स्टॉक की वैल्यू थी हमको नहीं मालूम, हमने गलती से उसी का टोटल का 10% अंडर वैल्यू कर दिया, और जिसके बाद कितना आया 63,000। तो हमको यही जानना था कि एक्चुअली स्टॉक का ये वाला अमाउंट कितना था जिसके वजह से 63,000 आ रहा है। तो हमारा जवाब मिल गया 70,000। अब प्रूफ करते हैं कि गलत है कि सही। देखो ये स्टॉक है कितने का, 70,000 का, असली स्टॉक 70,000 जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। अब क्रॉस चेक करने वाले हैं कि सही है कि गलत। तो हमने कहा कि इसी का 10% हमने गलती से कम लिख दिया, तो इसका 10% कितना होगा जल्दी बताओ।
सर 7,000. 7,000. बिल्कुल सिंपल सा मामला था, बिल्कुल ठीक। 7,000 रुपये हमने बाई मिस्टेक कम कर दिया, तो अगर 70 में से 7 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 63 बचेगा ना। तो ये अपने आप में एविडेंस है कि हमने देखो बिल्कुल सही किया। हम 70,000 के अलावा कुछ भी यहाँ लिख देते तो ये कभी भी सही नहीं आ सकता था। इसीलिए ये बात तुम लोग को समझनी पड़ेगी कि जब भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड परसेंटेज में दिया हो तो इस तरह का तुम लोग को दिमाग खर्च करना पड़ेगा, वरना वो जल्दबाजी का फैसला होगा और हमेशा गलत कराएगा। तो देखो अब फाइनली हमारे पास जवाब आ चुका है कि असली में इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टॉक, असली में स्टॉक 63 का नहीं था, असली में स्टॉक था 70,000 का। इसीलिए जब हम रिवैल्यूएशन में स्टॉक का 10% निकालेंगे तो असली पर निकालेंगे, यानी 70,000 पर, तो जो आएगा 7,000। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये निकला, क्योंकि स्टॉक में बोला गया था स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया है, तो अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि कम कर दिया था तो बढ़ाओ। तो बढ़ाने के लिए हमने क्रेडिट साइड का साइड चुन लिया, और वैल्यू किसका निकालेंगे? तो असली फिगर का। तो असली फिगर था कितना? 70,000। 70,000 का 10% हो गया 7,000। तो देख सकते हो फाइनली 6,300 कहीं भी नहीं आ रहा है, और अगर हम लिखेंगे तो हम 700 रुपये से गलत हो जाएंगे। नाउ ऐसा ही कुछ उसी पॉइंट के अंदर मैंने ओवर वैल्यूड भी लिया है, सो दैट तुम लोग का डाउट सारा यहीं पे निपटा लिया जाए। तो लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 10%। यानी क्वेश्चन में जो तुम लोग यहां पर अब देख रहे होगे प्लांट एंड मशीनरी, ये रहा प्लांट मशीनरी 1,10,000, इसको गलती से हमने बढ़ा लिया कितना परसेंट? तो 10%। मतलब जितने का भी प्लांट मशीनरी रहा होगा वो नहीं मालूम, लेकिन हमने गलती से 10% इसको बढ़ा लिया, तब जाकर आया है वो 1,10,000। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर प्लांट मशीन का हमें असली नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि 10% उसमें गलती से बढ़ा दिया, तो जो अगली वैल्यू होगी वो कितने परसेंट के बराबर होगी? बोलो। आवाज नहीं आ रही है क्या सभी लोगों को? सर एक बार फिर बोलिए ना. आपका वॉइस नहीं आ रहा है. मैंने कितनी बार तुम लोगों से कहा है जब मेरी आवाज ना आया करे तो टोक दिया करो। आवाज अभी भी आ रही है कि नहीं? यस सर, अब आवाज आ रहा है. चलो तो एक बार फिर से सुन लो क्या मैंने कहा क्या नहीं। यहां पर लिखा है कि प्लांट एंड मशीन को ओवर वैल्यूड किया गया गलती से 10%। मतलब प्लांट मशीनरी की जो ये वैल्यू तुम लोग को दिखाई दे रही है 1,10,000, ये असली वैल्यू नहीं है, ये 10% ओवर करने के बाद है। तो मेरा सवाल यही था कि असली में कितना है हमारा प्लांट मशीनरी, वो तो हम नहीं जानते, असल अमाउंट हमको नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि 10% से हमने इसको बढ़ा दिया है, गलती से ही सही लेकिन बढ़ा दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि जो ये प्लांट मशीनरी का अमाउंट यहाँ पर है वो कितने परसेंट के बराबर है? सर 110. सर 110. बिल्कुल ठीक, 110। जैसे कि स्टॉक में 10% अंडर था तो हमने कम कर लिया था 10%, वैसे ही यहाँ 10% ज़्यादा है तो बढ़ा करके यूज़ करेंगे। तो देखो ये रहा एक्सप्लेनेशन उसके रिगार्ड्स में। अब इसको भी समझने एक बार कि इन द सेम वे प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 10%। 10% से प्लांट मशीनरी को मालूम चला कि वो ओवर था, यानी बाई मिस्टेक हमने बढ़ा दिया। सो द गिवन बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो कि 1,10,000 था विल बी इक्वल टू 110%। जो कैसे हुआ? तो 100 प्लस 10%, ये रहा सामने 110%। और अब इसी से हम पता लगाएंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्लांट मशीनरी, यानी जो क्वेश्चन का अमाउंट गिवन है 1,10,000 इंटू 110% का उल्टा, जैसे 110% लिखते हैं उसका उल्टा कर लो तो आ जाएगा असली अमाउंट 1,00,000। यानी असली में जो प्लांट मशीनरी था वो 1,00,000 का था, और गलती से जब हमने इसको रिकॉर्ड किया तो 1,00,000 में 10,000 बढ़ाकर 1.1 लाख लिख दिया है। यही मिस्टेक हमने किया है, और इसी तरह से आप इसको समझें अगर तो जवाब मिलता है कि प्लांट एंड मशीनरी अपने ओरिजिनल वैल्यू से ओवर वैल्यूड था। तो अगर हम ओवर वैल्यूड को सही करेंगे तो उसका मतलब उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, इसीलिए प्लांट मशीनरी आएगा डेबिट साइड में क्योंकि डिक्रीज करना पड़ेगा, और 10% निकालेंगे 1,00,000 का तो आएगा 10,000। इस तरीके से स्टॉक और प्लांट मशीनरी का पॉइंट सॉल्व हुआ।
काफ़ी टफ पॉइंट था, मैंने पहले ही कहा इसमें काफ़ी कुछ बताने की ज़रूरत थी, फिर भी मैंने कोशिश पूरा किया है, लिख कर भी बता दिया है और समझा भी दिया है। अभी भी किसी को डाउट है इन दोनों में से किसी भी पॉइंट में तो जल्दी बता दो, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके तो 4 एडजस्टमेंट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने डिस्कशन थे वो हो चुके हैं। 5वां पॉइंट कोई खास नया नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कशन के लायक चीज़ तो है ही इसमें। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज डिटरमाइंड एट 32,000। अगर तुम लोग को ध्यान हो, हमारे बैलेंस शीट में पहले से ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल था, और वो ये रहा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का था, जबकि क्लेम दिया गया 32,000। तो 40,000 के रिजर्व के मुकाबले क्लेम उससे थोड़ा कम है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लेम होगा वो तो प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसका भी रिवैल्यूएशन से कोई कनेक्शन नहीं है। देख सकते हो रिवैल्यूएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिखाई देगा तुम लोगों को। तो अब इसका क्या रूल था वो भी देख लो, वो भी मैंने लिखा ही है जहां तक, ये रहा एक्सप्लेनेशन देख लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 40,000, उस 40,000 में से क्लेम में चला जाएगा जितना बोला गया होगा क्लेम, तो क्लेम था 32,000, और बाकी जो रिजर्व का 8,000 बच गया है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल बन जाएगा। और अगर इसी का उल्टा हो जाता कि 40,000 के मुकाबले 50,000 का अगर मैं कहूँ क्लेम दिया होता, यानी उससे ज़्यादा, तो हम लोग ये कह सकते थे कि 40,000 में से तो 40,000 क्लेम में निकल जाएगा, और रेस्ट 10,000 को हम लोग रिवैल्यूएशन के लॉस के तौर पर एडजस्ट करते। तो वो केस नहीं है यहाँ पर, बल्कि केस ये है कि जितने का हमारे पास वर्कमैन रिजर्व है उससे कम है क्लेम, तो उस क्लेम को पहले एडजस्ट कर देंगे इसमें, यानी ट्रांसफर कर देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द रिजर्व विल बी ट्रीटेड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ रिजर्व। तो ये बाद में पार्टनर्स कैपिटल में बांट लिया जाएगा। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो 5वें एडजस्टमेंट तक हमने देख लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। लिखा है इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी जो सन्ड्री क्रेडिटर्स की ये हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है 60,000, इसी 60 में इंक्लूड है, इंक्लूड करना नहीं है दोबारा से, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है एक सम 4,000 रुपये का, विच इज़ नॉट लाइकली टू अराइज। अब इसको इस तरीके से समझो जरा, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा बैलेंस शीट में। देखो ये जो 60,000 का हमारा क्रेडिटर्स है, एक्चुअली ये 60,000 कुछ इस तरह से बना है, एक 56,000 का अमाउंट और एक अलग से 4,000 का अमाउंट, ठीक है ना। तो 56 और 4 मिलाकर के 60 है, और उसमें से जो 4,000 का क्रेडिटर्स है ये ऐसे क्रेडिटर हैं विच इज नॉट लाइकली टू अराइज इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में इस 4,000 के लिए पैसे मांगने वाला कोई भी नहीं है, तो जब इसके लिए कोई डिमांड ही नहीं करेगा फ्यूचर में, तो इसका मतलब इसमें इसको क्रेडिटर्स में शामिल करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास अब क्रेडिटर्स कितने के बच जाएंगे, सिर्फ 56,000 के। तो जो क्रेडिटर 60,000 का था वो अब हो जाएगा 56,000। तो इन दैट वे क्रेडिटर्स में रिड्यूस हो रहा है 4,000 का, और उसके रूल को अप्लाई करते हैं तो क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज घटेगा तो क्रेडिट में आता है, इसलिए बाय क्रेडिटर्स 4,000 रुपये। ये पॉइंट भी हो गया खत्म। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो क्रेडिटर्स के पॉइंट में। No, sir. Sir. No, sir. ओके एंड रेस्ट जो 2 पॉइंट्स हैं वो तो कैपिटल और गुडविल के बारे में, जिसको कि हम कैपिटल अकाउंट में यूज़ करते हैं, तो इसको इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। तो फाइनली हमारे रिवैल्यूएशन का डेटा कंप्लीट हो चुका है, जिसके मुताबिक 2 चीज़ डेबिट में आया है और 3 चीज़ क्रेडिट में आए हैं, और फाइनली उससे बना है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और जिसको हमने रेशियो में उनके बांट दिया है। तो मुझे लगता है लगभग आधे घंटे से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, जो अपने आप में इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पार्ट था। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इसका नाम ही रखा था मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। और देख सकते हो एक साथ कई तरह के पॉइंट डिस्कस हुए हैं, और ये सब तुम लोग के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये सारा का सारा पेज हमने डिस्कस कर लिया रूल्स के रिगार्डिंग में। हाँ ये चीज़ें भी देख लेते हैं लगे हाथ। इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म खुद से दिया हुआ है 2,80,000। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार तुम लोगों को गुडविल ऑफ द फर्म का अमाउंट। ये रहा क्वेश्चन कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2,80,000, और नए पार्टनर का शेयर था 1/4, और क्वेश्चन में लिखा था कि न्यू पार्टनर अपना प्रीमियम शेयर लेकर आया है। तो गौतम का शेयर इन गुडविल 2,80,000 में 1/4 निकाल लेंगे तो आएगा 70,000, और सेक्रीफाइस रेशियो खुद ही दिया था क्वेश्चन में इक्वली, यानी 1:1।
ये छोटी सी बात थी, कोई खास इसमें नोट्स या एक्सप्लेनेशन नहीं था, फिर भी मैंने लिख कर दिखाना चाहा था। तो ये कुल मिलाकर हमारे सारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं, रिवैल्यूएशन बन चुका है। अब रह जाता है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का इस्तेमाल करना। देखो, तो पार्टनर्स कैपिटल में मैंने कहे थे 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप बैलेंस बीडी, जिसका मतलब होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल उनके बैलेंस शीट को देख करके जो दिए गए बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 2,40,000 और 3,30,000 है। दूसरा स्टेप था डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, और हमने डिस्क्राइब किया, समझा, डिस्कशन पूरा हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ कंडीशंस थे, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल निकला है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी कुछ कंडीशंस थे, उसके अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेबल बन रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस लायबिलिटीज में, उसका तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेबल है, और असेट्स में गुडविल दिया था, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल है। तो चारों चीज़ों को इस्तेमाल करना, लेकिन तरीके से। जैसे गुडविल है, गुडविल कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो गुडविल की पूरी फुल वैल्यू को देख सकते हो, यहाँ बांट दिया गया है। 2 गुडविल 20,000 का था, उनके रेशियो में बांटा गया, 12 और 8,000 में बढ़ चुका है। गुडविल के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल जो लायबिलिटीज में था, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को बांटेंगे तो क्रेडिट से यहाँ, सॉरी, डेबिट लायबिलिटी साइड से वो इधर आके बढ़ जाएगा, जो कि कहाँ है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। 21,600 और 14,400, मतलब 36,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, उसको हमने 3:2 में बांट दिया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी बांटेंगे इसी तरफ ला करके, जैसा देख सकते हो। वैसे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 का था, लेकिन इन्वेस्टमेंट का लॉस भी उसमें एडजस्ट हुआ था 10,000 का, तो जो फंड्स बच रहा है वो सिर्फ 5,000 का बचा, उसी 5 को बांट दिया 3:2 में, तो आ गया 3 और 2,000। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करते हैं, तो वो भी क्रेडिट साइड आके ही बटेगा, वो जो कि था 40,000 रुपए का, बट उस 40 में से 32,000 का क्लेम में चला गया, तो 8,000 को बांट देंगे 3:2 में। तो इस तरीके से ये जो तुम लोग को टिक करा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब हमने सॉल्व कर लिया या समझ लिया है कि ये बैलेंस बीडी का स्टेप है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया था वो भी ट्रांसफर हो गया। मतलब स्टेप नंबर 1 बैलेंस बीडी हो गया, स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, वो भी हो गया, स्टेप नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 चीजें थी, वो भी हो गया है। तो ये सारा स्टेप, यहां तक का 3 स्टेप सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आखिरी के 2 स्टेप जो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में होते हैं, उसके मुताबिक नेक्स्ट स्टेप आता है बाय बैंक या फिर बाय कैश, जो कि होता है न्यू पार्टनर का कैपिटल। अब जरा इस पर भी तुम लोग एक चीज दिखाना चाहते मुताबिक, देखो हमारे बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस था या कैश बैलेंस, तो देख सकते हो कैश एट बैंक भी है, कैश इन हैंड भी है। तो इट्स कंप्लीटली आवर चॉइस कि हम दोनों में से किसको चुनना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर मैं बैंक को चुन रहा हूं तो मैं बैंक में ही चेंज करूंगा, और कैश को कोई चेंज नहीं करेंगे नए वाले बैलेंस शीट में। और अगर मैं कैश को यूज करता तो बैंक में कोई चेंज ना करता। ये दोनों को ध्यान से अच्छे से समझ लो, और बताया भी जा चुका है, जब दोनों ही चीजों में ऑफर रहे तो बैंक बैलेंस को चुनना सबसे सुटेबल होता है। तो मैंने भी वही काम किया है, बाय बैंक चुना है, इसका मतलब होता है स्टेप वाइज न्यू पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो बाय बैंक, और दिया गया था क्वेश्चन में कि गौतम ने 3 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। और अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि 70,000 रुपए उसका गुडविल शेयर है, 2,80,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म था, और 1/4 गौतम का शेयर था, जिससे बना था 70,000 इसका शेयर, और जिसको कि राज और करण से इसने इक्वली एक्वायर किया था, तो इक्वल रेशियो था सेक्रीफाइस का। तो फाइनली 70,000 रुपए को प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर बांटा जा सकता है 35,000 में। इस तरह से हमारे पूरे 5 स्टेप्स खत्म हो चुके हैं, और इस तरीके से ये चीज़ हमने समझ लिया। दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन समझ लिया। तीसरे स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटेबल के अंदर गुडविल, वर्कमैन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस को समझा। फिर नेक्स्ट 4th स्टेप में बाय बैंक यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल को समझा, और 5वें स्टेप में गुडविल ट्रीटमेंट को भी सेक्रीफाइजेशन में कंप्लीट कर लिया। ये हो गया हमारे पूरे 5 स्टेप्स खत्म, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं अलग से, तो बस टोटलिंग और बैलेंसिंग जो सभी लोगों को आता ही है, टोटल किया, उस टोटल में से ये दोनों का टोटल घटाया, जो बच रहा है वो ये रहा। ऐसे ही करण में और ऐसे ही गौतम में, सब लोगों का बैलेंसिंग फिगर इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या किसी को डाउट है इसी में? No, sir. Sir. तो देख सकते हो छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ज़्यादा समय ले गया, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसका रीज़न था क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए हमने पूरा स्टेटमेंट्स पढ़े, सारी बातों को समझा, कंक्लूड किया, और अब उन्हीं को यूज़ करके डायरेक्ट हमने पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, तो बड़े इजीली ये काम हो जाता है। अक्सर देखोगे कि रिवैल्यूएशन में ही थोड़ा समय ज़्यादा लगाना पड़ता है। हाँ,
कैलकुलेशन के मैटर में पार्टनर्स कैपिटल जरूर समय ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत छोटा सा है। अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ, जिसमें हमें रेस्पेक्टिव चेंजेस को दिखाना है। एंड अगेन मैं स्टार्ट करूंगा लायबिलिटी साइड से ही और रेस्पेक्टिव चेंजेस को करते चलेंगे। पहला नाम है क्रेडिटर्स, 60,000 रुपये का था और क्रेडिटर्स में कहा गया था कि क्रेडिटर्स में से 4,000 रुपये ऐसे हैं जिसको कि पेड नहीं करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स घट गए और हो गए कितने रुपए के, 56,000 के। तो ये रहा बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 56,000। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म हो चुका, लेकिन उसमें से 32,000 क्लेम के नाम से आ गया है, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 32,000। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में और क्या था जो हमने यहाँ नहीं लिखा वो भी देख लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बढ़ चुका, इसलिए अब खत्म हो गया, नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ चुका, ये भी खत्म, नहीं आएगा। और कैपिटल अकाउंट तो ऑब्वियसली बात है, अब नए वाले कैपिटल्स आएंगे तीनों लोगों के। तीनों लोगों का कैपिटल मतलब कहाँ से आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा, जिसका टोटल बैलेंस शीट ये तीन रहा तीनों का। इन तीनों को उठाएंगे और यहाँ रेस्पेक्टिवली लिख देंगे, जिसका टोटल आ जाएगा 9,62,000। इस तरह से लायबिलिटी साइड हमारा हो गया है पूरा। अब इसके पहले कि हम टोटलिंग करें, तो सबसे पहले एसेट साइड भी 1 बाय 1 देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चेंज करने हैं। पहला नाम आता है कैश एट बैंक, जिसका अमाउंट है कितना, 45,000। तो बैंक बैलेंस में क्या क्या चेंज करने हैं वो अच्छे से देख लो। पहले जैसा देख पा रहे हो कि कैश एट बैंक पहले से था 45,000, 3 लाख रुपए नया पार्टनर कैपिटल आया था वो है अमाउंट, और 70,000 रुपये प्रीमियम का भी आया था वो भी जोड़ दिया गया, तो मिलाकर आ गया 4,15,000। और कैश इन हैंड जैसा मैंने पहले कहा चेंज नहीं करना है, क्योंकि कैश में हमने कोई चेंज डाला ही नहीं है, तो बस 25,000 एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया हमारा कैश और बैंक बैलेंस का डिटेल्स। अब आते हैं नेक्स्ट डिटेल्स पर, जिसमें नेक्स्ट है डेटर्स लेस प्रोविजन। और हमने पढ़ा और समझा कि प्रोविजन की तो हमें अब जरूरत ही नहीं है, तो अगर ये प्रोविजन नहीं चाहिए तो डेटर्स जितना था एज इट इज आ जाएगा। मतलब डेटर्स 80,000 का था, 80,000 से बस हमको लिख देना है वापस, प्रोविजन का कुछ नहीं करना है। जैसा देख पा रहे हो डेटर्स 80,000, प्रोविजन कहीं नहीं दिखाई देगा तुम लोगों को, क्योंकि प्रोविजन की जरूरत अब है ही नहीं। और स्टॉक में हमने पाया था कि स्टॉक का असली अमाउंट था कितना, तो वो था 70,000, असली अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर। प्लांट मशीनरी का असली अमाउंट था 1 लाख, वो यहाँ लिख देंगे। मतलब अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाले केस में जो उनके रियल वैल्यूज होते हैं उठा कर लिख देने होते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट किए थे, जो इतने इतने आए थे। और मैं एक बार दिखाना भी चाहूँगा हमने कैलकुलेट कहाँ और कैसे किया था। ये रहा, प्लांट मशीनरी का एक्चुअल अमाउंट आया था 1 लाख, ये वो है हमारे बैलेंस शीट में, और स्टॉक का एक्चुअल आया था 70,000, ये है वो। तो ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट करके वहाँ लिखी थी। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आफ्टर स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग्स। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लैंड बिल्डिंग्स का कहीं कोई चेंज में नाम ही नहीं था, इसलिए ये वापस 3 लाख से एज इट इज़ आ जाएगा। गुडविल बढ़ चुका है, इसलिए हटा दो इसको। और इन्वेस्टमेंट का पहले कीमत भले 70 रहा होगा, लेकिन मार्केट में अब उसकी कीमत सिर्फ 60 है, इसीलिए अब हम उसको दिखाने वाले हैं 60,000। देख सकते हो इन्वेस्टमेंट वापस थोड़ा उल्टा, नहीं ठीक है, लैंड बिल्डिंग 3 लाख एज इट इज़ और इन्वेस्टमेंट वापस 60,000 जितना था उतने से ही आ गया। तो इस तरीके से एसेट साइड भी पूरा हो चुका है और कोई नया नाम हमारे सामने नहीं आया, तो फाइनली टोटल करेंगे जो कि 10,50,000 से, जैसा तुम लोग देख पा रहे हो, इक्वल आ गया है। तो मेरी तरफ से मैंने बैलेंस शीट तक बता दिया। अब तुम लोग को अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना इसके बाद अब आगे हम बढ़ेंगे एंट्रीज की तरफ। बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। No, sir. नो सर। ओके, तो फाइनली हम आते हैं एंट्रीज पर। और मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा एंट्रीज में कि 3 एंट्रीज में से एक एंट्री इस चीज की, एक एंट्री इन चीजों की और एक एंट्री इस लॉस की। 3 एंट्री रिवैल्यूएशन से बनाएंगे। और उसके बाद जो हमने सीखा था गुडविल ट्रीटमेंट के 5 स्टेप, पहला डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, दूसरा न्यू पार्टनर का कंट्रीब्यूशन, तीसरा प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना, चौथा विड्रॉल ऑफ प्रीमियम, एंड 5th नंबर प्रॉफिट लॉस ऑफ द न्यू फर्म। इस स्टेप से गुजरेंगे और रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री वहां बना चुके होंगे, तो अल्टीमेटली हमारी सारी एंट्रियां खत्म हो चुकी होंगी और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में को वाइंड अप भी कर पाएंगे। तो मैं सीधे सीधे तुम लोग को ले चल रहा हूँ एंट्रीज पर। और अब 1 बाय 1, क्योंकि सब लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया है, इतना डिस्कशन हो गया है, तो डेटा लगभग सबको याद हो ही गया होगा, तो डायरेक्टली एंट्रियों को समझो। रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 चीज आई थी, प्रीपेड एक्सपेंस और प्लांट मशीनरी, तो उसके अकॉर्डिंग एक एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस टू प्लांट मशीनरी, रेस्पेक्टिवली 10-10 हज़ार था दोनों में और मिलाकर 20,000। एंड क्रेडिट साइड में 3 चीज़ थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 2,000 रुपये था, स्टॉक का 7,000 था और क्रेडिटर्स का 4,000 था। सब मिलाकर हो जाएगा क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन 13,000। ये हो गई 2 एंट्रियाँ। एंड थर्ड एंट्री में हमने कहा था कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो आया होगा वो बांटना है।
तो वो भी हम बांट चुके थे, बस उसको एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो ये रही उसकी एंट्री। राज कैपिटल डेबिट, करंस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस आया था 7,000 रुपीज़ का और उसको बांटने पर ये वैल्यूज़ निकल कर आई थी। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन के ये 3 एंट्रियाँ थी जो बन चुकी हैं। फिर नेक्स्ट हमने उठाया डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स का स्टेप। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम मैं फिर गिना रहा हूँ। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स का ट्रीटमेंट, फिर एक आया प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और एक था गुडविल। ये 4 थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल के लिस्ट में। अब इन सबकी एंट्रीज है 1 बाय 1। देखो, पहला आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 40,000 का, जो कि डेबिट हो गया, जिसमें से जो क्लेम दिया होता है वो पहले ट्रांसफर हो जाता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 32,000, और उसके बाद जो बच गया होता है 8,000 रुपये, उसको हमने ओल्ड रेशियो में बांटा होता है। ये सब हमने पार्टनर्स कैपिटल में बांट कर लिखा है, डायरेक्टली वहीं से वैल्यू मैंने कॉपी कर लिया है। तो टू राज कैपिटल टू करंस कैपिटल 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मामला खत्म। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पर आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स 15,000 का था, जो कि डेबिट हो जाएगा, जिसमें से इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ था 10,000, वो क्रेडिट हो जाएगा, और रेस्ट जो 5,000 बच गया है वो बच जाएगा इनके 3:2 के रेशियो में। तो 3,000 और 2,000 राज का और करण का हिस्सा बन जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल था प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लायबिलिटीज़ में था। उसको बांटने की एंट्री हमेशा ऐसे ही बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल टू करंस कैपिटल 36,000 रुपये था, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर ये वैल्यूज़ निकल कर आई थी। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमने अपने कैपिटल अकाउंट में शो किए हुए हैं, पहले ही हमने देखे थे इन सबको, बस वहीं से वैल्यूज उठा उठा के लिखते जाना है। एंड उसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल था गुडविल। तो बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेबल क्या, राइट ऑफ करना कहते हैं इसको। तो राज कैपिटल करंस कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वो था 20,000 रुपये का, और उसको डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ करना था ओल्ड रेशियो में, वो भी हो गया। तो इस तरह से हमने अपने स्टेप नंबर 1 को खत्म किया। अब स्टेप 2 में आता है न्यू पार्टनर के कंट्रीब्यूशन। तो न्यू पार्टनर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल टू प्रीमियम, दोनों ही कंट्रीब्यूट किया था। गौतम का कैपिटल 3 लाख, प्रीमियम में 70,000, तो ओवरऑल 3,70,000 रुपये उसने कंट्रीब्यूट किया था। और लास्ट फाइनल एंट्री इस क्वेश्चन के लिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन इन सेक्रीफाइस रेशियो जो कि इक्वल था, तो इक्वली बांट देंगे दोनों लोगों में 35,000। और देख सकते हो सारा डेटा हमारे पार्टनर्स कैपिटल में अवेलेबल है। तो इस तरीके से सारी एंट्रियाँ बन चुकी हैं। बैलेंस शीट से कोई एंट्री बनती है नहीं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वो पूरा हो चुका है। तो मेरी तरफ से सारा एक्सप्लेनेशन खत्म। अब अपन लोग की बारी पूछने बताने की कि क्या कोई डाउट है कि नहीं। नो सर। No, sir.